2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम मानव की बात कर रहे हैं। हम अपने मुंह द्वारा अपने भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकालना। हम जितना भी भोजन खाएंगे उसका जितना उपयोग हो गया, ठीक, जो भाग पचा नहीं है, जो बच गया, उसे हम मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? आइए जानते हैं क्या होगा। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। अब यहाँ पे एक नली के बारे में हमें कहा गया है। यहाँ पे यदि आप चित्र 2.2 देखें, ये तो ये हमारा पाचन तंत्र है। हमारा पाचन तंत्र असल में हमारे शरीर के अंदर एक लंबी सी नली है जो हमारे मुंह से, हमारे मुख से शुरू होगी और वो हमारे मलाशय तक आके खत्म हो जाएगी। अगर इसको आप देखें, हमारे मुंह से ये नली शुरू हुई, फिर ये हमारे गले से होती हुई, हमारे छाती वाले हिस्से से होती हुई हमारे पेट में गई। कहीं पे ये पतली थी, कहीं फिर ये चौड़ी हो गई, फिर और पतली हो गई, यहाँ पे ये घूमती रही हमारे पेट के अंदर, फिर ये दोबारा चौड़ी हो गई, ऊपर नीचे घूमती रही और फिर ये यहाँ आके खत्म हो गई। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूमती 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 हमारे शरीर के अंदर एक नली की तरह है। कहीं पे ये चौड़ी है, कहीं पे ये पतली है, कभी बहुत लंबी है, कभी कुछ हिस्सा इसका बहुत गोल जे शेप का मटके जैसा है। तो ये हमारी पाचन नली है। इसी पाचन नली को यहाँ पे नली के रूप में कहा गया है। भोजन एक सतत नली से, नली मतलब आहार नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर, यानी हमारे मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक, गुदा हमारे शरीर का जो नीचे का इस नली का भाग है, उसको कहा गया है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जो भाग है हमारे पाचन तंत्र के, मुख गुहा या मुख गुहिका कह सकते हैं, ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र या छोटी आंत, वृद्धांत्र या बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी है, तथा मल द्वार अथवा गुदा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यही भाग इसमें दिखाए गए हैं। हमारे पाचन तंत्र का ये सबसे पहला भाग है मुख गुहिका, हमारा मुंह जिसमें हमारे दांत, हमारी जीभ है। उसके बाद ये ग्रसिका है, ये हमारे गले से होती हुई हमारी छाती के बीचों बीच होती हुई एक लंबी सी नली है, इसे ग्रसिका कहेंगे। उसके बाद ये एक घड़े जैसे आकार का एक अंग आ गया, इसे हम आमाशय कहेंगे। फिर इससे आगे यहां से लेके यहां तक ये जो गोल गोल घूम रही है, ये शुद्रांत्र या छोटी आंत। फिर यहां से शुरू हुई चौड़ी सी, ऊपर गई, सीधी गई, नीचे आई, ये है वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत। और फिर ये कुछ छोटा सा जो हिस्सा बच गया मलाशय, और ये जो इसका द्वार है ये है गुदा। तो ये सारे के सारे हिस्से मिलके हमारी भोजन नली बनाते हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? क्या ये बहुत लंबा नहीं है? हाँ जी, ये मुंह से लेके नीचे तक घूमता घुमाता पूरे शरीर के अंदर से जा रहा है, तो ये बहुत लंबा मार्ग है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। भोजन के भाग हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। जब भी हमारे शरीर में भोजन जाएगा इन अंगों से जो अभी हमने किए हैं, तो हर जगह पे किसी न किसी चीज का पाचन होता रहेगा। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां, यहाँ पे एक शब्द ग्रंथियां दी हुई है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ग्रंथियां या ग्रंथि, ग्रंथि एक के लिए, ग्रंथियां बहुत ज्यादा के लिए। ग्रंथि हमारे शरीर की कोई भी ऐसी कोशिका जो कुछ भी तरल पदार्थ बनाए उसे ग्रंथि कहेंगे। हमारे शरीर की कोई भी कोशिका जो किसी भी तरह का तरल पदार्थ बनाए उसे ग्रंथि कहेंगे। उदाहरण बताऊं, हमारी आंख में आंसू आते हैं तो आंसू एक तरल पदार्थ है, तो आंखों के अंदर है आंसू वाली ग्रंथियां। हमारी चमड़ी के ऊपर पसीना आता है तो हमारी चमड़ी के अंदर है पसीने वाली ग्रंथियां। हमारे मुंह में लार आती है, वो भी एक तरल पदार्थ है, तो हमारे मुंह में है लार वाली ग्रंथियां। तो इसी तरह से कोई भी ऐसी कोशिका जो कुछ भी तरल पदार्थ बनाए उसे ग्रंथि कहते हैं। हम पाचन
तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाचन करने वाली ग्रंथियां जो कुछ ऐसा तरल पदार्थ बनाए जो हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनमें से किसी न किसी को पचाती हो, तो उन्हें पाचन ग्रंथियां कहेंगे। आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्त्रावित करती हैं। पाचक रस ये वे तरल पदार्थ हैं जो भोजन के अलग अलग भागों को पचाने में सहायता करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, यानी पचा देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। एक आहार नली जो हमने अभी बात की थी, मुख गुहिका या मुंह से लेके गुदा तक जो नली है वो आहार नली है, और संबंध ग्रंथियां जितनी भी ग्रंथियां भोजन को पचाने में मदद करती हैं, ये सभी मिलके एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। यहां जो ये चित्र दिया हुआ है, चित्र 2.2, इसके अंदर ये मुख गुहिका है जहां पे दांत और जीभ है, इसी के पास लाला ग्रंथि है। लाला शब्द है लार के लिए, मुंह में लार बनती है तो इसे लाला ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि ये लार निर्माण का कार्य करती है। उसके बाद है यकृत। यकृत इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। लीवर एक रस बनाता है जिसको हम पित्त बोलते हैं। ये पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसको पित्त बोलते हैं, तो ये भी एक ग्रंथि है। इसके बाद है अग्नाशय, ये कुछ रस स्रावित करता है। आपने इंसुलिन के बारे में पढ़ा होगा, मधुमेह से जुड़ा एक नाम है, तो वो अग्नाशय में स्रावित होते हैं। ऐसे ही अमाशय और छोटी आंत के अंदर भी काफी सारी छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती हैं, कुछ यहाँ प्रोटीन को पचाने में मदद करती हैं। तो ये सभी के सभी कुछ ना कुछ तरल पदार्थ बना रहे हैं, तो ये ग्रंथि कहलाते हैं। तो ग्रंथियां और हमारे भोजन नली के ये सभी हिस्से मिलके हमारा पाचन तंत्र बना देते हैं। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अब जानते हैं कि हमारी भोजन नली के अलग अलग हिस्सों में किस किस तरह का भोजन पचता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। हमारे मुंह द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। यदि हमने भोजन हमारे शरीर के अंदर डाल दिया तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहेंगे। यहाँ पे बुझो कुछ कह रहा है। बुझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित शुद्रांत्र यानी छोटी आंत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो ये बुझो जिस चीज की बात कर रहा है वो है हमारी छोटी आंत। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नली है जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होके यहाँ पे बहुत लंबे आकार की पड़ी हुई है। ये हमारी छोटी आंत है और इसी के बारे में बताया है कि पेज नंबर 17 में इसकी लंबाई के बारे में दिया गया है। तो आप स्वयं उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए कि हमारी छोटी आंत की लंबाई कितनी है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका या सॉकेट में धंसा होता है। चित्र 2.3 में यह दिया गया है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इसके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पे चित्र 2.3 के अंदर हमारे दांतों के बारे में दिया गया है। पहले ये संरचना है, ये हमारे दांत हैं, कुछ हड्डियों जैसे होते हैं और उसके आसपास चमड़ी के कुछ टुकड़े हैं, तो इसे बोलते हैं हम मसूड़े। तो मसूड़ों के अंदर हमारे दांत धसे होते हैं। यदि हम मानव की बात करें तो मानव के अंदर 32 दांत होंगे, 16 नीचे की तरफ और 16 ऊपर की तरफ। तो वो दांत जो हैं उनको 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है उनके कार्य के हिसाब से। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कृंतक। हमारे जो सबसे आगे के 4 भाग हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 दांत हैं, 2 काफी बड़े हैं, 2 उनसे थोड़ा सा छोटे हैं। सबसे आगे वाले इनको बोलते हैं कृंतक। इनका कार्य है किसी भी चीज को काटना। जैसे हम सेब खाएंगे तो दांतों के आगे वाले जो 4 दांत हैं ऊपर के और 4 नीचे के, उनसे उसको काटते हैं, तो इनका काम होता है काटना, तो कृंतक। उससे आगे रद्दनक दिया हुआ है, इस तरफ का एक और इस तरफ का एक, ये नोकीले से दांत है
आपने कभी नोटिस किया हो तो शेर के अंदर, चीतों के अंदर, शिकारी जानवर जो है उनके अंदर कुछ नुकीले से दांत होते हैं, ये वही दांत हैं, इनको बोलते हैं रत्नक। इनका काम है चीरना। ये शाकाहारी जानवरों में काफी बड़े होते हैं, वे इसका उपयोग किसी शिकारी के त्वचा के अंदर गड़ा के उसको चीरने के लिए करते हैं। तो ये एक दांत इस तरफ, एक दांत इस तरफ। उसके बाद है अग्रच्वर्णक, ये चबाने वाले दांत है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। ये दो दांत इस तरफ, जिसे हम जाड़ कह देते हैं आगे वाली, और दो दांत इस तरफ, तो ये अग्रच्वर्णक यानी आगे वाले चबाने के दांत। और तीन है पीछे की तरफ इस तरफ, इनका नाम है च्वर्णक यानी कि चबाने वाले या पीछे वाले, जाड़ कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पे 4, ये 2 हो गए, 2 और 2 4, ये हो गए 6 और 6 12, ये हो गए। सभी मिलाएं तो ये 32, सॉरी माफ कीजिएगा 16 दांत हो जाएंगे ऊपर वाले और 16 नीचे वाले, तो 32 हो जाएंगे। तो 4 प्रकार के दांत है मनुष्य में। कृंतक, ये किसी भी चीज को काटने के लिए, रदनक किसी भी चीज को चीरने के लिए, अग्रच्वर्णक चबाने के लिए, च्वर्णक चबाने के लिए। काम इनका एक जैसा है, ये सिर्फ पीछे और आगे वाले नाम अलग दिए हुए हैं। तो ये हमारे दांतों के 4 प्रकार हैं। क्रियाकलाप 2.2, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपने दांत गिनिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर इसे काटिए। आप उसे काटने या कृंतन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? इन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने व पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण 2.2 सारणी में लिखिए। जैसा भी मैं बता रहा था आपको चित्र बताते हुए, यहाँ पे कुछ प्रयोग है। आप कुछ खाने की वस्तुएं लीजिए और अपने अलग अलग प्रकार के दांतों से ये पता करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा दांत किस तरह का कार्य करता है, और उसे इस सारणी में लिख के खुद सीखिए। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि भी कह सकते हैं, लाला ग्रंथि भी, जो लाला रस या लार रस भी इसे कह सकते हैं। लिखा हुआ है स्त्रावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। हम बात करें कि हमारे मुंह में जो लार है ये भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करती है। इससे पहले कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, दूध के दांत और स्थायी दांत, आपने सुना होगा। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल यानी बचपन में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। जब हम पैदा होंगे तो हमारे मुंह में कोई भी दांत नहीं होगा। जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो दांत आने लग जाएंगे और 8 या 9 वर्ष की आयु तक जितने भी दांत आए हैं वे सभी निकल जाएंगे। यदि आप गिने कभी तो वे 20 दांत हैं जो आएंगे और 8-9 वर्ष तक की उम्र तक निकल जाएंगे। वो दांत काफी छोटे छोटे होंगे, काफी दूध जैसे सफेद होंगे, तो उन्हें दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, 9, 10, 11, 12, 13, 15 साल, आपके दांत आते जाएंगे और आपके दांत और अब जो आएंगे वे पूरे के पूरे 32 आएंगे और वो स्थायी दांत होंगे क्योंकि वो जीवन भर चलेंगे। सिर्फ बुढ़ापे में वो दांत गिरने लग जाएंगे। तो यदि हम बात करें मानव जीवन की, तो हमारे अंदर पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आएंगे। पहले दांत आएंगे 20 जिसे हम कहेंगे दूध के दांत, और फिर दांत आएंगे 32 जिन्हें हम कहेंगे स्थायी दांत। तो यदि प्रश्न आ जाए दूध के कितने दांत हैं तो 20 और स्थायी दांत कितने हैं तो 32। यहां पे प्रयोग दिया हुआ है। 2 परख नलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली में लीजिए। हमने 2 चम्मच लिए हैं, एक में सिर्फ उबले चावल डाल दिए और एक में वो चावल डाल दिए जो हमने 3 से 5 मिनट तक अपने मुंह में चबाए थे। दोनों परख नलियों में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए। आप दोनों परख नलियों में आयोडीन आप छठी में या पिछले पाठ के कुछ प्रयोग में आपने पढ़ा था उसके बारे में।
आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? यहाँ पे हमने सिर्फ उबला हुआ चावल डाला था, यहाँ पे चबाया हुआ चावल डाला था। जैसे हम इसमें जल और आयोडीन डालते हैं, इसका रंग गहरा नीला या काला हो जाएगा और इसका जो रंग है वो उस तरह का नहीं होगा जैसा यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग हुआ है। परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आया है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड की शर्करा में बदल देता है। यहाँ पे कारण मैं बताता हूं आपको। उबले चावल के अंदर बहुत सारा स्टार्च या मंड है और मंड का एक गुण है, जब भी उसको आयोडीन के साथ मिलाएंगे तो वो गहरा नीला या काला रंग देगा। जैसे हमने उबले चावल को मुंह में डाला और उसको चबाया तो लार जो हमारे मुंह में है उसने उबले चावल के अंदर उपस्थित शर्करा को या मंड को पचा दिया और उसको सरलतम यौगिक में तोड़ के वहां से स्टार्च या शर्करा खत्म कर दी। तो हमने जब उसमें आयोडीन डाल दिया तो आयोडीन शर्करा ना होने की वजह से यहाँ पे किसी तरह का नीला काला रंग नहीं देगा। यानी कि हमारे लार के अंदर कुछ ऐसे पाचक रस हैं जो शर्करा को या स्टार्च को पचा देते हैं। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। यानी कि हमारी जो जीभ है वो हमारे गले की तरफ एक मांसपेशी के रूप में जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग यानी आगे का भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है और जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जीभ के 2 प्रयोग बताए गए हैं, 2 उपयोग बताए गए हैं। एक तो जीभ हमें बोलने में सहायता करती है, यदि जीभ ना हो तो बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोल ही नहीं पाएंगे। दूसरा, जीभ भोजन को चबाते समय इधर उधर करती है जिससे अच्छे से लार उसके अंदर मिल जाए और उनका अच्छे से पाचन हो जाए। और एक काम और करती है जीभ कि जीभ के ऊपर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे भोजन जब लगता है तो भोजन के स्वाद का हमें पता लगता है। तो यहाँ पे जीभ का एक चित्र दिया हुआ है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है और कुछ यहाँ पे क्षेत्र अंकित किए गए हैं। आपको पता लगाना है कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं और ये किस तरह के काम में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको चित्र दिखाऊं यदि, तो यहाँ पे एक जीभ के बारे में बताया हुआ है। जीभ का कुछ हिस्सा ये आगे का है, यहाँ पे स्वीट लिखा हुआ है, स्वीट यानी मीठा। यानी कि जीभ का जो सबसे आगे का भाग है वो मीठे स्वाद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मतलब जब भी आप कुछ मीठा खाएंगे तो जीभ के सबसे आगे के भाग पे मीठा सबसे ज्यादा महसूस होगा। उसके बाद ये इस तरफ का हिस्सा और ये इस तरफ का हिस्सा, ये नमकीन स्वाद के लिए, फिर इससे पीछे इस तरफ और इस तरफ का जो हिस्सा है वो खट्टे स्वाद के लिए, और जीभ का जो सबसे पीछे का हिस्सा है वो कड़वे स्वाद के लिए ज्यादा बना होता है। तो ये कुछ अलग अलग स्वाद क्षेत्र होते हैं हमारी जीभ के ऊपर जिससे हमें अलग अलग स्वाद का पता लगता है। सबसे आगे मीठा, फिर उसके बाद साइडों में नमकीन, फिर उससे पीछे साइडों में खट्टा और सबसे पीछे बिटर यानी कड़वे स्वाद का पता लगता है। यहाँ पे आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है 2.4। यहाँ पे है क्या, मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। आपने कुछ अलग अलग खाने के पदार्थ लेने, जैसे चीनी का विलयन मीठा होगा, नमक का विलयन नमकीन होगा, नींबू का रस खट्टा होगा, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस ये कड़वा होगा। तो बारी बारी से आपने अपनी जीभ पर ये स्वाद लगा के देखने हैं और आपको ये बताना है कि आपके जीभ के किस हिस्से में आपको इस तरह के स्वाद का यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वे का सबसे ज्यादा अनुभव हुआ। तो उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि हमारे जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स इंग्लिश में कहें या स्वाद के क्षेत्र जो हैं वो कहां कहां पर उपस्थित हैं। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो अपने दोस्तों के साथ इस क्रियाकलाप को आप दोहराइए।